Good morning, everyone. How are you? I am thinking that you maybe all are fine and be safe for the third wave of the corona. But along with that, studies is also very necessary. You must have to study and prepare for your board exams. It's the main standard of your high level studying. ठीक है? So come to our topic. अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. We have discussed in the all three chapters which we have studied. Firstly, in the first chapter we have studied about the reproduction process. यूनिट फर्स्ट में हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसके में हमने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जाना कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, asexual and sexual. In the second chapter we have studied about the sexual reproduction in flowering plants. Okay, in chapter second we have studied about the sexual reproduction in flowering plants, and in chapter third we have studied about the sexual reproduction in human beings. हमने थर्ड चैप्टर में क्या जाना, हमें थर्ड चैप्टर में कंप्लीट प्रोसेस जाना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है. बट देयर इज सम इश्यूज विद द ऑल टाइप्स इन रिप्रोडक्शन टाइप्स इन ह्यूमन बीइंग्स. अगर हम एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो इनके रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कुछ इश्यूज जुड़े हुए हैं, कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, विच इज आवर न्यू चैप्टर, द फोर्थ चैप्टर, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. What this chapter consists of? ये चैप्टर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये क्या करेगा, हमने जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में बातें की हैं, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ इश्यूज जुड़े हुए हैं. अगर मेनी मोर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होने लगे, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सेवरल होने लगे, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस होने लगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी. इससे क्या हो सकता है, इट विल बी डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट. क्या है, इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है. along with that some diseases, some health issues is also with the sexual mode of reproduction. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं, कुछ डेंजरस चीजें भी हैं, ठीक है, सॉरी, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ डिजीजेस भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं. सो ऑल द सेक्शंस व्हिच आर इश्यूइंग अबाउट द reproduction, sexual reproduction is considered under the reproductive health. जितने भी इश्यूज हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जिसमें हम कुछ तरह की बीमारियों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है. along with that उसकी साथ ही साथ हम उसमें कुछ रोग के बारे में, कुछ बैरियर्स के बारे में जानेंगे कि हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मींस पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे कंट्रोल कर सकें. along with that उसके साथ जो कुछ बीमारियां हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लगी रहती हैं उसके बारे में भी हम कुछ स्टडीज करेंगे, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने जाना कि बहुत ही जरूरी है, किसके लिए, फॉर द वेरिएशन एंड चेंज इन द डीएनए, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व करके एक साथ गैमेटिक फ्यूजन करके न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से एक कंबाइंड, एक मोर इफिशिएंट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है. along with that अगर ये बहुत ही ज़्यादा होने लगे, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन, हमारी जो अर्थ है, इन्वायरमेंट है, वो डेंजर में पड़ जाएगा, उसमें खतरा आ जाएगा. तो उसके रोकने के लिए भी कुछ वेरिएंट्स होंगे, कुछ तरीके होंगे. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस आवर चैप्टर, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, it has a broader perspective and includes emotional and social aspects of reproduction also. हम इस चैप्टर का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है, और तो और हम इस चैप्टर में इमोशनल और सोशल मीन्स भावुकता, इमोशनल से और जो सोशल है, हम इसमें समाज को और उस कंप्लीटली इमोशंस को इसमें अटैच करके देखेंगे कि किस व्यू में हम इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दे सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द WHO, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is the physical, emotional, behavioral and social. अगर WHO की हम माने तो मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात सुने तो उनके हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है कि जिसमें सभी एस्पेक्ट, ह्यूमन बीइंग के सभी एस्पेक्ट, हेल्थ से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को हम इसके अंडर कंसीडर करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे सोशली हो, चाहे बिहेवियरल हो.
उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बीइंग से, हम सब इसके अंडर कंसिडर करते हैं। इसीलिए एक सोसाइटी में, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavior interactions among them in all sex related species aspects might be called reproductively healthy। इसीलिए इसके अंतर्गत अगर सोसाइटी में, किसी सोसाइटी में कोई कपल है जो रिप्रोडक्टिव इमोशनली और फिजिकली हेल्दी हो, along with that सोशली और बिहेवियरली भी हेल्दी हो, तो उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन, हेल्दी कपल हम कह सकते हैं, उसे मानते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और उसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। अगर कोई प्रोसेस होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है, प्रोसेस के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, वो फायदेमंद भी होता है और उसके साथ कुछ हार्मफुल भी होता है, वो बेनिफिशियल भी होता है, उसके साथ कुछ लॉस में भी होता है। तो उसी के साथ जो रिप्रोडक्टिव का मेन एम है रिप्रोडक्शन का, बेनिफिशियल पार्ट क्या है कि उससे हम इंडिविजुअल की स्पीसीज मेंटेन रहती है, बट अलोंग विद दैट उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, जैसे हर एक चीज का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। उसका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसका भी पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि इंडिविजुअल की कंटिन्यूटी, सर्टेनिटी बनी रहती है, उसकी आइडेंटिटी बनी रहती है। बट जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो क्या है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है और उसका क्या उपाय हो सकता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई गई हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। हम इस टॉपिक में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया was among the first country in the world to initiate action plans and programs at national level to attain total reproductive health as a social goal। क्या कह रहा है, जो इंडिया हमारा कंट्री है, ये वर्ल्ड का among the first country of the world, ये वर्ल्ड का ऐसा पहला कंट्री है जिसने क्या किया, जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोशल गोल के रूप में लिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोशल गोल के रूप में लिया, सोशल में आया, मतलब सोसाइटी में उसे इंट्रोड्यूस किया और हर एक पर्सन को प्रोग्राम चलाया नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, हर जगह प्रोग्राम चलाया कि हाउ टू बी ए पर्सन कैन बी रिप्रोडक्टिव हेल्थी। वो कोई भी पर्सन हो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी कैसे हो सकता है, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रेटजीज बिहाइंड दैट। दिस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड family planning, were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decades। और इसी प्लान को, ये जो प्रोग्राम्स हैं, इसी के हम क्या कहते हैं, इसे हम फैमिली प्लानिंग के नाम से जानते हैं। और ये कब शुरू हुआ था, ये 1951 में शुरू हुआ था और हर 10 साल बाद 5 डिकेड्स में ये कन्वर्ट, इनमें कुछ सुधार लाया गया है। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइड the reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child care programs। और तो और राइट टाइम में, आज रिसेंट टाइम्स में जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इसे हम किस फॉर्म में जानते हैं, फर्दर इम्प्रूव हुआ 1951 से हर 10 साल बाद, हर 10 ईयर्स के बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाए गए। और नाउ टुडे आज के समय में इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड के हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्दी के या चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड की केयरिंग के बारे में डिस्कशंस होते हैं, उनके बारे में पीपल्स को अवेयर किया जाता है। और तो और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं या कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, या सब बिल्डिंग ऑफ ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं आज इस प्रोग्राम के द्वारा किए जाते हैं, विच इज नोन एज RCH मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हम सारे वो स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं कि कैसे हम किसी भी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related species। और तो और क्या हुआ, ये किसके मदद से, ये प्रिंट मीडिया की मदद से, न्यूज़पेपर्स की मदद से, बैनर्स की मदद से, पोस्टर्स की मदद से, और तो और
गवर्नमेंटल एजेंसीज हो चाहे नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हो, सबकी सहायता से, सबकी मिलीजुली से सब लोग एक साथ होके हर जगह ये अवेयरनेस को फैला रहे हैं कि हाउ ए सोसाइटी कैन बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे न्यू जनरेशन के लिए, एंड अलॉन्ग विद दैट द फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन, हमारे जनरेशन के फ्यूचर के लिए जो बहुत ही जरूरी है। इसके लिए क्या होता है, जो हम पेरेंट्स हो चाहे क्लास चाहे रिलेटिव्स हो चाहे टीचर्स हो चाहे कोई भी जो हो चाहे एल्डर्स हो, वो अपने इंडिविजुअल्स को मीन्स अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने सप्रेशंस को वो क्या समझाते हैं, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताते हैं, उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स उसको क्लियर करते हैं। और तो अलॉन्ग विद दैट अगर वो एस्पेक्ट्स न्यू जनरेशन को क्लियर होंगे पेरेंट्स, और उसके में कोई भी डाउट हुआ तो वो पेरेंट्स से या एल्डर्स से या टीचर्स से, इवन और आज तो स्टडीज में भी उनका एस्पेक्ट को डाला गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर स्टडी करेंगे उसके थ्रू स्टडीज में उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इश्यूज होंगे, डिस्कशंस होंगे, तो बच्चे को मोर क्लियर होगा। ठीक है, चाइल्ड गेट मोर बेनिफिशियल फ्रॉम दैट, उससे चाइल्ड को बहुत ही बेनिफिट होगी। और तो और एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी को मेंटेन करने में विच इज वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग ए हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। फिर वो क्या करेगा, अगर उसके एक पर्सन के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, आपने एक कहावत सुनी होगी कि द लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। किसी चीज के बारे में छोटी सी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, सो अलॉन्ग विद दैट उसी की तरह हमें किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अगर किसी पर्सन के एनी पर्सन हैविंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्ट्रेटजी, अगर किसी भी पर्सन के पास किसी भी स्ट्रेटजी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा, इट विल गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी इन ए राइट वे। वो एक हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करके रखेगा, हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करेगा, और तो और अपने साथ साथ वो क्या करेगा, दूसरों को भी उसके बारे में बता के उनके लिए भी बेनिफिट का वर्क करेगा, उन्हें भी बेनिफिशियल वर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन द मेंटेनिंग ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, Introduction of sex education in schools should be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspect। और तो और गवर्नमेंट ने क्या स्टडीज निकाली है कि जो सेक्स एजुकेशन है, ठीक है, हर एक स्कूल में सेक्स के बारे में एजुकेशन दी जाए, मीन्स स्टूडेंट्स को सेक्स एजुकेशन के बारे में रिलेटेड हर एक यंग को बताया जाए, और तो और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी बताया जाए, ताकि जो कुछ सम पर्सन्स आर लिविंग इन मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन, जो लोग मिथ्या में रहते हैं, गलत धारणा में रहते हैं या मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, उनके स्टडीज क्लियर नहीं होते, उनके माइंड क्लियर नहीं होते, वो उनसे क्लियर हो सके। और ये क्या होगा, इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, proper information about reproductive organs, adult cells and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, STDs, AIDS, hygienic sexual practices, sexually etc. would help people, especially those in adolescent age group, to lead a reproductively healthy life। और क्या बताया जा रहा है कि अगर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे किसी पर्सन को या यंग को अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हेल्थ ऑर्गन्स, sex organs of organisms, about their health studies, and along with that adolescence related changes, safe and hygienic sexual practices, and along with that diseases which are related with the sex, that is the AIDS हुआ, HIV हुआ या STDs हुआ, मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर पीपल्स को इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो वो उससे बेटर डील कर सकेंगे, उस सिचुएशन से बेटर डील करके एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन कर सकेंगे। ठीक है, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप about available birth control options, care of pregnant mother, postnatal care of mother and the female child, etc. and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the men। अगर हम ये तो बात की एडोलसेंट के एज को, मीन जो एडोलसेंट है, जो टीनेजर्स हैं, उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट अबाउट द टीनेजर्स, मतलब जो बड़े हो चुके हैं, एडल्ट में आ चुके हैं, और जो मैरिजेबल ग्रुप है, जो शादी को लायक हो जाते हैं, उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उन्हें अबाउट द
हाउ टू टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, उन्हें चाइल्ड के टेक केयर के बारे में, प्रेग्नेंट मदर के टेक केयर के बारे में, और तो और डोंट डिस्क्रिमिनेट इन द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल और फीमेल चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन न करें। उसके साथ साथ हर मेल एंड फीमेल चाइल्ड को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाए, ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस, ये सब की जानकारी हमें मैनेजेबल एज ग्रुप को देनी चाहिए ताकि वो उससे बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी में मेंटेन करने में हमारी मदद कर सके, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अवेयरनेस of problem due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes etc. need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। क्या लिख रहा है, जो प्रॉब्लम्स हैं इन सब के पीछे, जैसा कि क्या हुआ, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, मींस पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही है, कोई उसका ग्रोथ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। सोशल इविल्स जो हो गए जैसे कि सेक्स एब्यूज हो गया, सेक्स के रिलेटेड क्राइम्स हो गए, इन सब के बारे में पीपल को भी जानना चाहिए ताकि पीपल क्या कर सके, ताकि लोग क्या कर सके, इसके बारे में जागरूक हो सके, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगी तो वो अपने आप को इन सब जो स्टेप्स हैं, ये जो बैड एब्यूजेस हैं, जो ये सब बुरी चीजें हैं, उसके खिलाफ वो खड़े हो सके, उसके स्टेप्स, उसके अगेंस्ट कुछ नेसेसरी स्टेप्स को वो ले सकें, उसके खिलाफ वो कुछ कदम उठा सके और इससे वो इविल्स जो हो रहा है, वो क्राइम्स जो हो रहे हैं, उन्हें रोका जा सके, बिकॉज इट इज़ वेरी बैड फॉर आवर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट है हमारे किसके लिए, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए ये बहुत ही बुरा इफेक्ट है। So, successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। तो अगर हमें इन्हें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन करना है, हमें ढेर सारे एक्शन प्लान्स लेके उसको रोकना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, और उसके लिए क्या चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ चाहिए, और तो और मेडिकल प्रोफेशनल की एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए, और तो और जो मटेरियल्स उसके लिए चाहिए वो सब हमें अवेलेबल होने चाहिए, और तो और उसी के साथ साथ दीज आर द एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर टू पीपल, और तो और हमें इन सब के साथ जो रिप्रोडक्शन के डूइंग मेडिकल असिस्टेंस होते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, वो हर एक पीपल तक पहुंचानी चाहिए ताकि उनसे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो गई, डिलीवरी की प्रॉब्लम हो सकती है, एसटीडीज मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकते हैं, उसी के साथ साथ एबॉर्शन हुआ, कॉन्ट्रासेप्शन हुआ, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हुआ, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हुई, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी रहेगी, उनके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, तो हम सक्सेसफुल प्लान्स द्वारा मीन्स एक्सपर्ट की मदद लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा के, और तो और उसी के साथ हम मटेरियल सपोर्ट मीन्स जो उसमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, वो सबको सपोर्ट, उन सबको प्रोवाइड करा के हम ये प्रोसेस जो है रिप्रोडक्टिव उन पीपल्स तक पहुंचा के एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल, और तो इसके साथ क्या, हर समय पे जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो कुछ चेंज होती हैं, ठीक है, तो स्ट्रेटजीज में कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, कुछ इक्विपमेंट्स नए बनेंगे, उसी तरह ये सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उस पीपल तक, उस कंट्री तक, जो पीपल्स है कंट्री को उनकी तरफ पहुंचनी चाहिए ताकि वो हर एक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ में, और हर एक चीज़ों की नॉलेज रख सकें। ठीक है, statutory ban on amniocentesis, a fetal sex determination test based on chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo for sex determination to legally check increasing female foeticide, massive child immunization etc. Some programs that merit mention in this connection। और तो और जो आज स्टैट्यूटरी बैन लग चुका है एमनियोसेंटेसिस पे, आपने सुना होगा ना, कुछ गाँव में क्या होता है कि अगर फीमेल चाइल्ड बर्थ करती है तो उसको मार देते हैं, वो उसको बुरा समझते हैं, अशुभ मानते हैं, मंगल नहीं मानते, उसे अच्छा नहीं समझते, तो क्या करते हैं, जब फीमेल चाइल्ड बर्थ करती है तो उसको मार देते हैं, ठीक है, या उस कुछ एक प्रोसेस होती है विच इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस से वो उसको चाइल्ड का पहले सेक्स का पता लगा लेते हैं कि चाइल्ड मेल है या फीमेल है, अगर मेल है तो उसको ग्रो करने देते हैं, और फीमेल है तो उसको अंडर प्रेगनेंसी कंडीशन में ही उसको मार देते हैं, ठीक है, तो ये सब जो प्रोसेसेस हैं, इसीलिए एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस पे बैन लगाई गई और फीमेल चाइल्ड के डेथ पे भी बैन लगाई गई है, ताकि
क्या हो सके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन हो सके, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसीलिए जो प्रोसेस है एम्ब्रियोसेंटेसिस की, जिसके द्वारा क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोसेंटेसिस इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑन द एमनियोटिक फ्लूइड फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द fetus। एम्ब्रियोसेंटेसिस प्रोसेस में क्या होता है, सीरीन से हम एमनियोन जो लेयर होती है वोम के तरफ, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड फिलअप होता है, उस फ्लूइड को बाहर निकाल के उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करके हम फोएटस का मींस जो एम्ब्रियो होती है, जो चाइल्ड होता है, उसकी सेक्स का पता लगा लेते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तो इसीलिए इस प्रोसेस में कंप्लीटली बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि लोग इसका गलत फायदा उठा रहे थे। चाइल्ड अगर फीमेल होती तो उसको मार देते थे अंदर प्रेगनेंसी कंडीशन, मतलब बाहर निकलने से पहले ही मार देते थे। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस पे कंप्लीटली बैन लगा दिया है, ठीक है। और सेक्स डिटर्मिनेशन भी ना हो, सेक्स डिटर्मिनेशन मींस भेदभाव करना, लड़की और लड़कों में भेदभाव करना, इसमें भी बैन लगाया गया। ये इलीगल प्रोसेस है। इसीलिए क्या होता है, जो इंक्रीजिंग फीमेल फर्टिलिटी मींस जो फीमेल बच्चे की डेथ हो रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसी को रोकने के लिए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ाने के लिए, ताकि सोसाइटी में हमारा बैलेंस बना रह सके, गवर्नमेंट ने एम्ब्रियोसेंटेसिस प्रोसेस पे और फीमेल फर्टिसाइड पे कंप्लीटली बैन लगा दिया है, ठीक है। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड areas are encouraged and supported by government and non-government agencies to find out new methods or to improve upon the existing one। और इसीलिए नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हो चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो, क्या कर रही हैं, वो रेगुलर रिसर्च कर रही है रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को रेगुलर रिसर्च कर रही है और उसमें कुछ न्यू चेंजेस, कुछ न्यू स्टडीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो सके या इसका कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जो इससे हम इसे कंट्रोल कर सकें। इसीलिए चाहे जो भी एजेंसी हो, नॉन गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंटल एजेंसीज हो, सब में ये रिसर्च चल रहा है ताकि हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन कर सकें। और तो और क्या इसमें क्या लिखा है, क्या एक जो न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव है विच इज सहेली फॉर द फीमेल्स के लिए एक न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली के नाम से आई है। क्या आप उसके बारे में जानते हो? वो साइंटिस्ट द्वारा किसमें कहाँ डेवलप किया गया था? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ इंडिया। जो सहेली है कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में इंडिया में है, वहाँ इसका डेवलप किया गया था। और ये क्या है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल्स के लिए, ठीक है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या लिखा है, ये सारे एक्सपेरिमेंट करने से हमें क्या होगा, हमें सेक्स रिलेटेड मैटर्स जो है, जैसा कि जो आधा नंबर में जो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज होती हैं, ठीक है, ज़्यादा हो सके। बेटर पोस्टनेटल केयर मीन्स बर्थ के बाद जो बच्चे और माँ की अच्छी से केयर हो सके। और इससे क्या होगा, अगर हम ये सारे प्रोसेस करेंगे मीन्स डिलीवरी की प्रोसेस अगर सही होगी और उसके बाद पोस्टनेटल केयर अगर सही होगा, तो उससे क्या होगा, जो इन्फेंट फर्टिलिटी रेट है और जो मदर फर्टिलिटी रेट है मीन्स मॉर्टेलिटी रेट, जो बच्चे मर जाते हैं या जो माँ ही मर जाती है, इसका जो केस है ये कम होगा, इससे घटाया जा सकता है। और तो और इट इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम एक्सेट्रा। और तो क्या किया जाता है, ये जो रिसर्च है उससे क्या होगा, जो कपल्स हैं, जो स्मॉल फैमिलीज के लिए कपल होते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, इससे जो कपल्स हैं, जो स्मॉल फैमिलीज के कपल हैं, उनमें इंक्रीजमेंट होगा। अगर हम जो कोई भी बीमारी है, STDs हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसे हम पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे, उसका पहले ही पता चल जाएगा, उसके बारे में उसका इलाज होगा, उसको क्योर किया जाएगा। और तो और जो एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। और इससे जो मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए होती हैं सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, हम सब उन सब में बढ़ा सकेंगे, ताकि हर एक प्रॉब्लम से हम निपट सके। रिप्रोडक्शन की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आपने जाना, उससे हम उससे हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। एक्सेट्रा ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो इससे क्या होगा, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें रिसर्च से क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है सोसाइटी की
वो मेंटेन की जा सकेगी। इन सभी मेथड्स के यूज करके हमें साइंटिस्ट रिसर्च किस लिए कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन पे, ताकि वो हर एक प्रॉब्लम का डिफरेंट स्ट्रेटजीज कुछ सॉल्यूशन निकाल सके और उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके हम कई चीज़ों में हेल्प ले सकते हैं। इन्फेंट और मदर मॉर्टिलिटी रेट को घटा सकते हैं, और तो और जो एसटीडीज से होते हैं, हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, उसको कैसे डिटेक्ट कर सकें अर्ली स्टेज में ही और उसको क्योर कर सकें, उसको ठीक कर सकें। इसी तरह कुछ और जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें उसका सॉल्यूशन इस सब कैसे होगा, रिसर्च से होगा। और इससे क्या होगा, जब हमें उस हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास होगा तो हमें क्या बेनिफिशियल होगा, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, इट इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर अस फॉर मेंटेनिंग ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ये हमें किस तरह से मदद करेगा, ये हमें हेल्प करेगा एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।